अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था बफर सॉल्यूशन पार्ट 1। ठीक है, तो आज बफर सॉल्यूशन पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे अब बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो किसी सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन करे, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और पीएच की चेंज को रेजिस्ट करे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि वर्किंग ऑफ बफर। या इसे हम बफर एक्शन भी बोलते हैं। वर्किंग ऑफ बफर इज आल्सो नोन एज बफर एक्शन। ठीक है, अब देखो बफर कि जब मैंने आपको मीनिंग बताई थी तो मैंने ये डिस्कस किया था कि बफर का मतलब है शॉक एब्जॉर्बर, झटका बर्दाश्त करने वाला। अब वो झटका किस चीज का होता है? उसमें जब एसिड डालते हैं वो एसिड उसकी पीएच को चेंज करता है, वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। बेस डालते हैं तो बेस उसकी पीएच चेंज करता है, वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बफर सॉल्यूशन हुए दो दुश्मन, एक एसिड दूसरा बेस। तो बी वेरी प्रिसाइज, एसिड का H प्लस बफर को अफेक्ट करता है, बेस का OH माइनस बफर को अफेक्ट करता है। अगर बफर ने सही तरीके से काम करना है तो बफर ने H प्लस को भी काबू करना है, OH माइनस को भी काबू करना है, H प्लस को भी यूज करना है, OH माइनस को भी यूज करना है। ठीक है, और ये वो कैसे करता है आइए देखते हैं। हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का होगा। वी आर कंसीडरिंग दीस टू एग्जांपल, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। हाँ जी, तो एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, इन दोनों को मिलाएंगे तो बफर बनेगा। अब एसिटिक एसिड कैसे टूटता है? एसिटिक एसिड टूटता है CH3 COO और H+, और ये कैसे टूटता है? CH3 COO नेगेटिव प्लस Na+ पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम बनी रहेगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा टूटेगा। ठीक है, अब इसमें हमने एसिड ऐड किया तो इसको एसिड से भी लड़ना है, हमने इसमें बेस ऐड किया तो इसको बेस से भी लड़ना है। तो मान लो when acid is added, जब हमने एसिड ऐड किया तो होगा क्या कि एसिड गिव्स H+, एसिड क्या देगा? H+। अब वो जो H+ है, या तो मैंने कहा था कि बफर का टारगेट हमें इस H+ को काउंटर करना। हमें पता है कि हमारे पास सॉल्यूशन में एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये एसिटेट आयन which combines with CH3COO negative to form CH3COOH। अब देखो एसिटिक एसिड बन गया, बफर का टारगेट था इस H को काउंटर करना, उसने H को काउंटर कर दिया और pH मेंटेन। सेम केस व्हेन बेस इज एडेड, जब बेस ऐड किया जाए, अब बेस का काम क्या है? बेस गिव्स OH नेगेटिव, बेस देगा OH नेगेटिव। अब देखो बफर का टास्क है कि भाई H पॉजिटिव को भी काउंटर करे, OH नेगेटिव को भी काउंटर करे। तो अब ये जो OH नेगेटिव है ये कंबाइन होगा, कंबाइन विद H पॉजिटिव टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास H प्लस OH माइनस, इन्होंने मिल के जुड़ के क्या बना दिया? वाटर। और याद रखो सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करो, बफर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाटर है, वाटर पड़ा है, नो इफेक्ट ऑन बफर, बफर में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दिस इज हाउ बफर वर्क्स।
अब मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करता हूं ताकि आपका आइडिया और क्लियर। अब मैं लेता हूं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जानते हो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? ये टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस। ये टूटेगा NH4 ये नहीं। अब ये बफर बना हुआ है कि मैं ऐड किया हुआ है। अब इसमें क्या है? व्हेन बेस इज एडेड या व्हेन एसिड इज एडेड। अब एसिड का नाम क्या है? H+। एसिड गिव्स H+। अब ये H+ ये कंबाइन करेगा किसके साथ? मैंने बताया OH कंबाइन विद OH नेगेटिव। या यूं समझ लो एसिड बेस मिलके क्या बनेगा? साल्ट ऑफ वाटर। ऐसे कर तो भी थे कंबाइन विद OH नेगेटिव टू फॉर्म H2 और वाटर बनने से पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम केस व्हेन बेस इज एडेड। बेस ऐड करोगे तो क्या होगा भाई? बेस क्या देगा? OH। वो OH नेगेटिव किसके साथ मिलेगा? NH4 के साथ। दोबारा क्या बन जाएगा? NH4OH और पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने जुमला है वो समझ लेना। बफर में जब एसिड ऐड किया जाता है या बेस ऐड किया जाता है तो बफर उसको काउंटर करता है दो तरीकों से। ठीक है, बफर उसको कितने तरीकों से काउंट करता है? दो। पहला तरीका, बफर बनाता है वाटर। बफर क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, पीएच को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, बफर वो शय बनाता है जो आपके पास सॉल्यूशन में पहले से मौजूद है। बफर वो शय बनाएगा जो सॉल्यूशन में पहले से मौजूद है। अब मैं जुमला बोलूं थोड़ा टेक्निकल। जिसका बफर होगा उसमें अगर वो डालोगे तो दोबारा वो बनेगा। जिसका बफर होगा उसमें अगर वो डालोगे तो दोबारा वो बनेगा। अब जिसका मतलब किसका? ये एसिड का बफर है। अगर इसमें एसिड डालोगे तो दोबारा एसिड बनेगा। जिसका बफर उसमें वो डालोगे, ये किसका बफर है? बेस का। इसमें बेस डालोगे दोबारा बेस बनेगा। दूसरा जुमला, जिसका बफर है उसमें अगर उसका मुखालिफ डालोगे वाटर बनेगा। ये किसका बफर है? एसिड का। इसमें बेस डाला वाटर बना। ये किसका बफर है? बेस का। एसिड डाला वाटर बना। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ बफर वर्क्स। दिस इज हाउ बफर मेंटेन्स द पीएच। ये वो तरीका है जिससे बफर क्या करेगा? पीएच को मेंटेन करेगा। अब हाउ टू मेक बफर। बफर को बनाया कैसे जाए? ये मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बफर को बनाया कैसे। हाँ, अब हाउ टू कैलकुलेट pH of buffer solution या how to make a buffer solution of desired pH। अब इसके लिए एक इक्वेशन है जिसे बोला जाता है हेंडरसन हैसेलबर्च इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबर्च इक्वेशन। और इसी इक्वेशन में भी हमें डिस्कस करनी है काफी चीजें। ये इक्वेशन क्या है? pH pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid। यही केस अगर हम बेसिक बफर के लिए लेंगे तो क्या बनेगा? POH pKb plus log concentration of salt upon concentration of acid। ठीक है, ध्यान देना। अब अगर देखें तो pH क्या है? थोड़ा समझना। pH है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। P वर्ड लेटर जहां पर भी आए उसका मतलब है पावर, उसका मतलब है पोटेंशियल। ठीक है, pH माना पावर ऑफ H, POH माना पावर ऑफ OH, pKa माना पावर ऑफ Ka।
पी के बी माना पावर ऑफ के बी। अब के ए क्या है? के है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, फिक्स होता है। के बी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, फिक्स होता है। हाँ भाई, तो मैं बता रहा था आपको कि P का मतलब है पावर और P न्यूमेरिकली बराबर है माइनस लॉग के। ध्यान देना भाई, न्यूमेरिकली माइनस लॉग, जैसे PH बराबर है माइनस लॉग ऑफ H, POH बराबर है माइनस लॉग ऑफ OH, PKA बराबर है माइनस लॉग ऑफ KA। तो अब अगर देखें तो PKA कांस्टेंट है, PKB कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि pH is equal to constant plus log of concentration of salt upon concentration of acid। ऐसे ही भाई देखो, log एक फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, तो इसका मतलब pH डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इस फैक्टर के ऊपर। सेम केस अगर मैं pOH लिखूं तो pOH भी किस पे डिपेंड करेगी? कांस्टेंट log salt upon base। तो हम कह सकते हैं कि pH और pOH डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग कंपोनेंट्स। बफरिंग कंपोनेंट्स के रेशियो पे डिपेंड करता है pH। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं केस 1 लूं, केस 1 एसिड की कंसंट्रेशन है 0.2, एसिड की कंसंट्रेशन है 0.4। केस 2 ध्यान देना भाई, नेक्स्ट बार केस 2 में साल्ट की कंसंट्रेशन है 0.4, एसिड की कंसंट्रेशन है 0.8। तो बताओ कौन से बफर की, कंसीडरिंग दैट दे आर सेम हैविंग सेम पीके वैल्यू, इसकी और इसकी दोनों की पीके वैल्यू क्या है? सेम है। तो बताओ किसकी पीएच ज्यादा होगी? हालांकि दोनों में इंडिविजुअल कंसंट्रेशन सेम नहीं है, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन दोनों की क्या है? डिफरेंट है। लेकिन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकलेगा सेम, तो इसका मतलब बोथ हैविंग सेम पीएच, हैविंग सेम पीएच, दोनों की पीएच क्या बनेगी? सेम। अब यहीं पे सवाल बन सकता है, अब देखो जो मैं बात पीएच के लिए बताऊंगा वही बात पीओएच के लिए होगी, जो बात मैं एसिडिक बफर के लिए बताऊंगा वही बात बेसिक बफर के लिए होगी। अब इसी में सवाल बन सकता है कि भाई पीएच का जवाब पीके से बड़ा कब आ सकता है, छोटा कब आ सकता है, बराबर कब आ सकता है? यही सवाल बन सकता है कि भाई पीओएच का जवाब पीके बी के बराबर कब आ सकता है, छोटा कब आ सकता है, बड़ा कब आ सकता है। तो आप इसको नोट करो, देखो तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो मिटा दें। तो हम पढ़ रहे हैं बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का पार्ट 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वर्किंग हमने डिस्कस की थी, वर्किंग के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं बफर की पीएच। इस वक्त बजे हैं शाम के 7 और मैं हूं आपके साथ, 7 और 7 दोनों एक साथ। ठीक है, और यही साथ हमें सिलेक्शन की तरफ लेके जाए, यही साथ हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए। तो देखो अब पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो,
if concentration of salt is greater than concentration of acid तो क्या होगा? देखो फार्मूला सही है, pH is equal to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. अब देखो अगर salt की concentration ज्यादा है, acid की concentration कम है, तो मैथमेटिक्स लगाओ। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होगा? salt का वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तो आंसर 1 से ज्यादा है, ठीक है। और अगर आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो 1 से ज्यादा वाले का नंबर जो लॉग निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। तो पॉजिटिव अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो आपकी पीएच डेफिनेटली पीके से ज्यादा होगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1। तो ऐसे अगर कोई सवाल हो, पीके लिखी हुई हो, शार्ट लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो वहां पर ये आप लॉजिक लगा सकते हैं। सेम केस देखिए, साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो मींस ये कम ये ज्यादा, तो आंसर 1 से कम निकलेगा। और 1 से कम का लॉग निकलता है माइनस, 1 से कम का लॉग निकलता है माइनस में, तो यहाँ से माइनस होके पीएच आएगी, तो इसका मतलब इस केस में पीएच आपकी क्या निकलेगी? छोटी निकलेगी और पी के लिए ज्यादा होगी। मान लो अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से के बराबर होगी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर, तो आंसर आएगा 1 और 1 का लॉग निकलेगा 0। तो यहां पर क्या होगा? pH is equal to pKa। और याद रखो जब ये सिचुएशन होगी तो बफर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। बफर विल गिव यू बेस्ट परफॉर्मेंस। यही अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा बफर रेंज के अंदर, ठीक है? इसको कोई कंफ्यूजन है? अब हम देखते हैं बफर रेंज, ठीक है? अब देखो मैं इसमें आपको कोशिश कर रहा हूं हर चीज बताऊं, लेकिन ये टॉपिक एमडीकेट के लिए सफिशिएंट है, जो मैं बातें बता रहा हूं काफी है, ठीक है? एमडीकेट कोई सी भी हो, अपने प्रोविंस की हो या किसी दूसरे प्रोविंस की हो, सही है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे नॉलेज वाइज तो ये आपको नीट लेवल तक भी लगेगी, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं हल्के फुल्के, ये न्यूमेरिकल हमारे लिए तो काफी है, लेकिन नीट या जेई लेवल के लिए ये न्यूमेरिकल काफी नहीं, उसमें बड़ी वेरिएशंस आ जाती हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है? क्योंकि वो इतना हमारा टास्क भी नहीं है, हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आते नहीं। अब बफर रेंज क्या है? द रेंज within which buffer performs better। वो रेंज जहां पर बफर अच्छा परफॉर्म कर सके उस रेंज को बोला जाता है बफर रेंज। अब उस रेंज के लिए कंडीशन है कि साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर, और 10 के इक्वल और 10 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या थोड़ा समझ, मींस साल्ट लो 1 तो एसिड लो 10, या साल्ट लो 10 तो एसिड लो 1। इस रेंज में मींस जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स डिफरेंस होगा तो उस रेंज में बफर अच्छा काम कर सकता है, बफर परफॉर्म्स बेटर। और बेस्ट कब होगा वो भी मैं समझाता हूं मिसाल के तौर पर। जैसे 1 के बराबर हो, 1 से ग्रेटर हो, 10 के बराबर हो, 10 से लेस हो। अब देखो जैसे मिसाल के तौर पर मैं कंसीडर कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ केस 1, समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में कंसीडर कर रहा हूं 1 और कंसंट्रेशन ऑफ 1 0.1, चलो 1
करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। और पी के लिए हम यहां मान लें एसिटिक एसिड ले लेते हैं, उसकी पी के है 4.74। तो हम देखते हैं कि भाई इसकी क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे पीएच इक्वल टू पी के कितना 4.74 प्लस लॉग कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर आएगा 0.1। पीएच कितनी निकलेगी 4.74 प्लस लॉग 0.1, मैंने कहा था कम से कम है, तो क्या आएगा 4.74, 0.1 का लॉग आता है -1, पीएच आपकी क्या निकलेगी 3.7। दूसरी पॉसिबिलिटी को रिवर्स करते हैं, ऐसे को हार्ड में लेके आए, हार्ड पर में लेके आए, अब क्या होगा देखिए यही सेम बिल्कुल, ये पीएच 4.74 प्लस लॉग 10/1, 10/1 का लॉग क्या आएगा 4.74 प्लस 1, पीएच क्या 5.7। अब देखो यहां वैल्यू उससे एक कम हुई, किससे कम हुई पीके, यहां वैल्यू पीके से ज्यादा हुई, तो इसका मतलब ये बफर किस रेंज तक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है 3.74 से लेकर 5.74, इस रेंज में कोई भी आएगा ये उड़ा देगा, इस रेंज में वो अच्छा काम करेगा, इससे कम इससे ज्यादा फिर बफर नहीं डफर हो जाएगा, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अब देखो इसी को मैं थोड़ा समराइज करूं तो इसको मैं यूं कर सकता हूं कि pH इज इक्वल टू pKa, यहां वैल्यू एक कम हुई, यहां वैल्यू बढ़ी, तो मैं लिख सकता हूं +-1, pH इज इक्वल टू pKa +-1। सेम केस अगर ये लॉजिक बेस के लिए लगाएं, बेसिक बफर के लिए लगाएं, तो वहां क्या बनेगा pOH इज इक्वल टू pKb +-1। This is the range of buffer. अब बफर अच्छा काम कब करेगा, at what condition the performance of buffer is best, best performance तब होगी जब pH equal to pK, बेस्ट कंडीशन, जबरदस्त कंडीशन, बेस्ट कंडीशन क्या होगी कि pH किसके बराबर हो pKa के बराबर हो, और ये मैं यहां पर लिख देता हूं pH pKa के बराबर कब होगा जब साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, जागते रहना, ठीक है। दिस हाउ, इसके बाद आखिरी पॉइंट, लेक्चर लंबा हो चुका है 13 7 20 मिनट तक हम कहानी पहुंचती है, बाकी चंद बातें आपके कोच गुजार थे। अब देखो इसके बाद है बफर कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ अ बफर टू resist the changes in pH on addition of small amount of acid or small amount of base। कोई बफर की कितनी सलाहियत है, वो कितने एसिड को बर्दाश्त कर सकता है, कितने बेस को बर्दाश्त कर सकता है, ये ऐसे ही एक लिमिट है। मिसाल के तौर पर एक चेयर है, उसके ऊपर आप 40 किलो रखें, 50 किलो रखें, 60 किलो रखें, 80 किलो रखें, 90 किलो रखें, वो बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसके ऊपर आप 10 मन रखते हैं, 400 केजी रखते हैं, तो वो ब्रेक हो जाएगी, तो माना किस लिमिट तक वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, तो ये कहलाती है बफर कैपेसिटी। ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस required to change the pH of 1 liter of
थ्रू 1 यूनिट। कितने एसिड के मोल या कितने बेस के मोल हमें चाहिए 1 लीटर बफर की क्या चेंज करने के लिए, पीएच चेंज करने के लिए, कितनी पीएच चेंज करने के लिए 1 यूनिट, तो उसे कहा जाएगा बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ये बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है, और 1 यूनिट चेंज करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल लिखूं कि इफ 4 moles of acid are used to change the pH of 500 milliliter solution from 3 to 4. Buffer capacity will be buffer capacity क्या होगी, बोलो बोलो। अब देखो 500 मिलीलीटर बफर, उसके लिए कितने मोल चाहिए, 4। अब देखो पीएच कितनी चेंज हो रही है, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4। अब इस फार्मूले में एक चीज आएगी, वो क्या है, तो आप ये कमेंट करके बताएं कि फार्मूला इनकम्प्लीट, इसमें कुछ आएगा तो आप थोड़ा लॉजिक करके मुझे बताएं, मैं आपको बात अभी वर्क नहीं करवा। अब देखो पीएच यूनिट चेंज हुई, सही, सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर, जबकि हमें कितना चाहिए बफर के लिए, बफर कैपेसिटी डिफाइन होती है फॉर 1 मिलीलीटर। अब 500 मिलीलीटर के लिए चाहिए 4 मोल्स, तो 1 मिलीलीटर के लिए कितने चाहिए, 500 के लिए 4, तो 1 लीटर के लिए चाहिए 8, तो बफर कैपेसिटी क्या होगी 8। सेम केस, दूसरा सवाल देखो, इफ 2 moles of base are used to change the, बल्कि यहाँ कहूँगा pH of 1 liter of solution from 10 to 10.5, the buffer capacity will be, क्या होगा जवाब, ठीक है। तो ये थी सारी बातें बफर सॉल्यूशन के बारे में जो हमने डिस्कस की। मैंने आपको बफर पहले पार्ट में बताया कि बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से बफर हैं, बफर की क्लासिफिकेशन समझाई, क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। उसके बाद बफर काम कैसे करता है, उसके बाद हमने एंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन देखी, और उसकी थोड़ी हमने न्यूमेरिकल्स किए कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। थ्योरेटिकली दिस इज इनफ फॉर एवरीवन, लेकिन न्यूमेरिकली दिस इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन। एमपीकेड के हिसाब से, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन दिस इज सफिशिएंट, मोर देन। लेकिन कोई दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आसपास में, पड़ोस में, ठीक है, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। वहां थ्योरेटिकल तो यही बातें आपको मिलेंगी, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में और एडवांसमेंट होगी, तो वो कभी जब मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये काफी, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू।